जय हिंद दोस्तों। मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का ज्ञान एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे चर्चा किया था बेबल योजना के विषय में। उसके बाद आज मैं कैबिनेट प्लान के विषय में चर्चा करूंगा। उसके पहले कुछ मोटिवेशनल पंक्तियां हैं, उसको देख लेते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इधर लिखा गया है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती है तकलीफ पर, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। कहने का सीधा सा सेंस ये है कि हो सकता है कि बहुत सारे आप एग्जाम दें, एग्जाम क्रैक ना हो, लेकिन जो गिरता है वही उठता है, और जो तनकर चलता है उसको समाज भी गिरा देती है, झुका देता है। तो ध्यान दीजिएगा, इन पंक्तियों का संदेश अपने जीवन में उतारिए और उसी के थ्रू अपना तैयारी करते रहिए। एग्जाम में सफलता मिलने का क्रम चलता रहता है, लेकिन कभी भी असफलता से घबराइए नहीं, क्योंकि लाइफ में जब असफल होंगे तभी तो सफलता का रियल में मजा आता है दोस्तों। इसीलिए तो कहा गया कि गिरने वाले को होती है तकलीफ पर, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों, इसी पंक्तियों के साथ मैं आज अपने इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करता हूं कैबिनेट मिशन प्लान के रूप में। देखिएगा, आगे मैं कैबिनेट मिशन को के विषय में चर्चा आपके साथ करता हूं। कैबिनेट मिशन 1946। ध्यान दें दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946 भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था। और इसके पहले क्रिप्स प्रस्ताव भी आया था, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में तो केवल और केवल लॉलीपॉप था, लेकिन ये जो कैबिनेट मिशन में व्यवस्था आई वह व्यवहारिक थी। कैसे थी? व्यवहारिक थी। आप लोग देखेंगे कि कैबिनेट मिशन को भारत आने का उद्देश्य क्या था। कैबिनेट मिशन भारत किस प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया। दरअसल इसके पीछे कुछ घटनाक्रम जिम्मेदार हैं। उन घटनाक्रमों के विषय में हम आप डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि आखिर कौन से ऐसे घटनाक्रम हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस महत्वपूर्ण वीडियो का फायदा उठा पाएं और अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाएं और एग्जाम को क्रैक करें। तो दोस्तों, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और देखिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, इसके पहले एक घटना घटती है। उस घटना में देखेंगे क्या है। सन 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव आयोजित किए जाते हैं। क्या होता है? ब्रिटेन में आम चुनाव आयोजित किए जाते हैं। आम चुनाव आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, दो पार्टियां होती हैं, दो महत्वपूर्ण पार्टियां होती हैं। एक तो कंजर्वेटिव पार्टी होती है। कौन सी? कंजर्वेटिव पार्टी। और दूसरी आपकी पार्टी होती है दोस्तों लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी होती है? लेबर पार्टी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक होती है कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी होती है लेबर पार्टी। आप लोगों को पता होगा कंजर्वेटिव पार्टी के इसके पहले प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल साहब। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और लेबर पार्टी के जो मुखिया थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था दोस्तों? क्लीमेंट एटली। आप देखिएगा, विंस्टन चर्चिल साहब के विषय में मैंने इसके पहले भी आपको अवगत कराया था और बताया था कि विंस्टन चर्चिल साहब के क्या स्टेटमेंट थे।
भारत के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण रहा करता था, कैसी उनकी मनोवृत्ति रहती थी भारत के प्रति, उसके विषय में मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से आप लोगों को रिकॉल करवाता हूं कि विंस्टन चर्चिल अक्सर यही कहा करते थे कि जब तक मैं इस प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहूं तब तक मेरे कार्यकाल में कभी भी भारत की स्वतंत्रता की चर्चाएं तक ना की जाए। तो आप समझ लीजिए भारत के प्रति विंस्टन चर्चिल का कैसा दृष्टिकोण रहा। लेकिन दूसरी तरफ लेबर पार्टी जब इस चुनाव में उतरती है तो लेबर पार्टी को विजयी होती है। लेबर पार्टी क्या होती है? विजयी होती है। और जो विंस्टन चर्चिल की पार्टी होती है इसकी हो जाती है हार। आप देखिएगा क्लीमेंट एटली साहब की पार्टी जीत गई। जब ये जीत जाती है तो क्लीमेंट एटली साहब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आप देखिएगा जो क्लीमेंट एटली साहब हैं या लेबर पार्टी, ये उदारवादी पक्षधर थी। किसकी पक्षधर थी? उदारवादी पक्षधर थी। और ये लोग जानते थे, क्योंकि लेबर वर्ड आप जानते हैं मजदूर, और वो लोग जानते हैं कि लेबरों का या मजदूरों का कितना शोषण होता है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया था? कि भारत को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। किसने कहा था भैया? कहा था दोस्तों, ध्यान दो, क्लीमेंट एटली साहब ने कहा था कि भारतीयों को भी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार है। क्लियर है? बिल्कुल। कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे कोई सस्पेंस हो तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा और उसको मैं देखूंगा। जैसे भी होगा मैं आपके संशय का समाधान या आपके प्रश्न का समाधान जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्लीमेंट एटली साहब ने क्या कहा कि भारतीयों को भी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार है। तो यहां से एक आश्वासन जरूर मिल गया हमें कि कहीं ना कहीं जो नए प्रधानमंत्री लेबर दल के बने हैं उनका जो दृष्टिकोण है भारत के प्रति एकदम उदारवादी है। तो कहीं ना कहीं यहां से हमें आजादी मिलने की जो बू है वो हमें धीरे धीरे आने लगी। वाह, अब हमें तो आजादी मिलने ही वाली है, कुछ दिनों का और बात है। उसके जस्ट पहले जैसे ये गवर्नमेंट बनी, फरवरी 1946 की घटना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 19 फरवरी 1946 को सर पैथिक लॉरेंस, नाम तो सुने होंगे इनका, ये भारत सचिव थे। कौन थे ये? भारत सचिव थे सर पैथिक लॉरेंस साहब। सर पैथिक लॉरेंस साहब ने क्या किया? 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ लॉर्ड में, ध्यान दें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, हाउस ऑफ लॉर्ड मतलब ये उच्च सदन होता था ब्रिटेन का। ये क्या है? ब्रिटेन का उच्च सदन। जैसे हमारे इंडिया में जैसे इसी को नाम देते हैं राज्यसभा। क्या बोलते हैं इसको? राज्यसभा। क्या नाम देते हैं इसको? राज्यसभा। तो सर पैथिक लॉरेंस साहब ने क्या किया? 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ लॉर्ड में एक घोषणा किया कि भारत एक कैबिनेट मिशन जाएगा। ठीक दोस्तों, भारत एक कैबिनेट मिशन जाएगा। उसी के जस्ट बाद क्या होता है, ध्यान दें, जब ये 19 फरवरी घोषणा हुई और इधर क्लीमेंट एटली साहब ने हाउस ऑफ कॉमन में, ध्यान दें, चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। ठीक है, देख लीजिए। अच्छा, अब आगे देखते हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि क्लीमेंट एटली साहब ने क्या किया कि ये हाउस ऑफ कॉमन
में, हाउस ऑफ कॉमन, जिसको हमारे यहाँ लोकसभा के नाम से जानते हैं, या इसी को हम कहते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं इसको? निम्न सदन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन में इन्होंने 14 मार्च, कब? ध्यान दीजिएगा, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने बारंबार आपको बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 14 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली साहब हाउस ऑफ कॉमन में एक घोषणा किया। उस घोषणा में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा भारत एक कैबिनेट मिशन जाएगा, कैबिनेट मिशन भारत जाएगा। तो उन्होंने बताया कि जो कैबिनेट मिशन है 14 मार्च 1946 को कहां घोषणा किया? हाउस ऑफ कॉमन में, कि कैबिनेट मिशन भारत जाएगा, भारत जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन्होंने भी घोषणा कर दिया। इसके पहले सर पैथिक लॉरेंस साहब ने घोषणा किया था 19 फरवरी को हाउस ऑफ लॉर्ड में, और हाउस ऑफ कॉमन में क्लीमेंट एटली साहब ने भी घोषणा कर दिया। और इसके जस्ट 10 दिनों के उपरांत, ध्यान दीजिएगा, 14 मार्च को घोषणा किया और 10 दिनों के उपरांत इसमें कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। कहां भेजा? भारत भेजा। कब? 24 मार्च 1946 को। कब भेजा? 24 मार्च 1946 को भारत भेजा। अब देखिएगा, कैबिनेट मिशन जो है, या कैबिनेट मिशन आया था, वह कहां पहुंचा? सर्वप्रथम दिल्ली पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है? दिल्ली पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, कहां पे पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। अब जब ये भारत आता है तो ये भारत आने के बाद अपने कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है। अपने कार्यों में इसने क्या किया? पहले इसने कहा सीधे से भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना किया जाना चाहिए, भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना किया जाए। और दूसरी बात क्या कहा? भारत में एक संविधान सभा का निर्वाचन किया जाए, और वह संविधान सभा जो निर्वाचन जिनका होगा वह भारतीय प्रांत की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होंगे। मतलब जो भारतीय प्रांत थे उनकी जो विधानसभा थी, उनके जो मेंबर थे उनके द्वारा निर्वाचित होंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, ना कि यह वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित किए जाएंगे। तो आगे ध्यान दीजिएगा, जब मतलब कैबिनेट मिशन दिल्ली आया तो इसके बाद इन्होंने अपने कार्यों को संपादित करना प्रारंभ कर दिया। तो इतना इसको नोट करें। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं आगे क्या व्यवस्था दी गई आपको, कि जो कैबिनेट मिशन है इसने बताया भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए। ठीक है दोस्तों, और उसमें भी कहा गया प्रतिरक्षा को छोड़कर, प्रतिरक्षा समझ रहे हैं ना, मतलब प्रतिरक्षा को छोड़कर सभी मंत्री भारतीय होंगे। तो प्रतिरक्षा में कौन होगा? प्रतिरक्षा में गवर्नर होंगे। कौन होगा? गवर्नर जनरल होंगे। गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा, प्रतिरक्षा किसके पास होगा? गवर्नर जनरल। उसको छोड़कर सभी मंत्री भारतीय होंगे। यह तो हो गया भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना से संबंधित। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, कहा गया जो एक भारत में एक संविधान सभा का निर्वाचन किया जाए। भारत में एक संविधान सभा का निर्वाचन किया जाए।
निर्वाचन किया जाए, जो कि भारतीयों के लिए, जो कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, देखिए ध्यान से, भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना किया जाए। पहली बात तो ये, भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना किया जाए। प्रतिरक्षा को छोड़कर, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रतिरक्षा को छोड़कर सभी मंत्री भारतीय होंगे। मतलब जो अध्यक्ष के रूप में है वह गवर्नर होगा, बाकी सब जितने लोग होंगे वह भारतीय होंगे। ठीक है, आगे का आगे, भारत में एक संविधान सभा का निर्वाचन किया जाए, जो कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब आगे एक व्यवस्था और दी गई, देखिए तो, जो प्रांत स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वे अपना स्वयं का संविधान, स्वयं का संविधान निर्मित कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, स्वयं का संविधान निर्मित कर सकते हैं। और देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। इसके बाद इतना आप स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। इतनी सारी बातें हो गई, अब क्या कहा गया कि जो एक चीज और आपको यहीं पे बता देता हूं कि जो कैबिनेट मिशन में सदस्य थे वो 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे वो कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस थे। और कौन थे? स्टेफोर्ड क्रेप्स। और कौन थे? एबी एलेक्जेंडर। कौन थे? एबी एलेक्जेंडर। सर पैथिक लॉरेंस तो भारत सचिव थे। कौन थे ये? भारत सचिव थे, सचिव। और ये कौन थे? व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष। ठीक है। एबी एलेक्जेंडर कौन थे? नौसेना मंत्री थे, नौसेना प्रमुख थे, प्रमुख। ठीक है, इनको याद रखिएगा। इतना पीछे थोड़ा सा स्किप हो गया था। चलिए ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए। अब आगे मैं बात करता हूं। देखिएगा आगे क्या है कि जो प्रांत होंगे, जो संविधान सभा के मेंबर होंगे, उनका चुनाव कैसे होगा? तो बताया गया भारतीय प्रांतों की विधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दें,
भारतीय प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, संविधान सभा के बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, ना कि, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। ठीक है, ध्यान दें, मैंने आपको क्या बताया, भारतीय प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाएगा। और एक चीज और, इसमें वयस्क मताधिकार के तहत निर्वाचन नहीं रखा गया। अगर वयस्क मताधिकार के तहत रखा जाता तो यह अप्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होता। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो ये सदस्य आने थे तो ये कैसे आने थे, आगे ध्यान दो, ये सदस्य कैसे आएंगे संविधान सभा के, तो बताया गया कि 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य होगा। ठीक है, कितने सदस्य होंगे, 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य होगा। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर सीटों का क्या किया जाएगा, सीटों का आवंटन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, किया जाएगा, मतलब जितनी संख्या होगी उसी के आधार पे, भाई 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य होगा, देखिएगा 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य होगा, तो फिर कहा गया प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया, आवंटन किया जाएगा। और फिर क्या कहा गया कि मान्यता प्राप्त जो समुदाय हैं, उन्हीं में से चुन के ये आएंगे। अब मान्यता प्राप्त समुदाय कौन से थे उसको भी देख लेते हैं, देखिएगा, मान्यता प्राप्त समुदाय से संविधान सभा के सदस्य आएंगे। अब देखिए, मान्यता प्राप्त मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से समुदाय थे। 3 समुदाय थे मान्यता प्राप्त। कौन कौन से थे, एक तो सामान्य हो गया, दूसरा हो गया मुस्लिम, और तीसरा हो गया सिख। ये मान्यता प्राप्त थे, मुस्लिम, सामान्य और सिख, ये मान्यता प्राप्त समुदाय थे उस समय के। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्या बात होती है कि टोटल सदस्यों की संख्या क्या होगी। तो टोटल सदस्यों की जो संख्या की बात की गई, वह टोटल सदस्यों की संख्या होगी, टोटल सदस्यों की संख्या वो होगी 389। कितनी होगी, 389। अब 389 सदस्यों में से बताया गया कि 93 मेंबर्स, कितने, 93 मेंबर्स, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। बताया गया कि 93 सदस्य देसी रियासत से, कहां से आएंगे, देसी रियासत से, और देखिए, और जो 296 सदस्य वह कहां से आएंगे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत और चीफ कमिश्नर
सिप क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट करिए। आगे बढ़ता हूं फिर। हो गया? चलिए, तो बात हो गई 3, 8, 9, ये मेंबरों की संख्या हो। दो पार्ट में डिवाइड। 93 देसी रियासत, देसी रियासत, ठीक है। और 296 में से 292 ब्रिटिश भारतीय प्रांत और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर सिप क्षेत्र। टोटल कितने हो गए भाई? देख लीजिए, टोटल कितने हो गए दोस्तों? टोटल 389 मेंबर हो गए। अच्छा, जो देसी रियासत से सदस्य आने थे उनके चुनाव के लिए क्या किया गया? उनके चुनाव के लिए यह बताया गया कि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से चुने गए संविधान सभा के सदस्य हैं, जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्य हैं, उन सदस्यों के द्वारा एक कमेटी गठित की जाएगी जिसका नाम होगा समझौता समिति। क्या नाम दिया जाएगा? कहां से आएंगे ये देसी रियासतों के चुनाव के लिए सदस्यों के? ब्रिटिश भारतीय प्रांत के सदस्य होंगे, तो समझौता कमेटी। क्या नाम है उसका? समझौता समिति। इसमें कौन सदस्य होंगे? प्रांतों से चुने हुए संविधान सभा के सदस्य। ध्यान रखेंगे इसको, प्रांतों से चुने हुए संविधान सभा के सदस्य समझौता समिति में होंगे। दूसरी समिति होगी देसी रियासत समिति, देसी रियासत समिति, ठीक है दोस्तों। देसी रियासत समिति और समझौता समिति के विचार विमर्श के आधार पर, विचार विमर्श के आधार पर देसी रियासत के सदस्य चुने जाएंगे। देसी रियासत के सदस्य संविधान सभा में चुने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दें। एक होगी समझौता समिति। समझौता समिति में कौन लोग होंगे? जो प्रांतों से चुने हुए संविधान सभा के सदस्य हैं, उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिसे कहा गया समझौता समिति। और देसी रियासत समिति थी, इनके बीच विचार विमर्श के आधार पर जो संविधान सभा में सदस्य चुने जाने थे वही चुने गए देसी रियासत से। ठीक है, अब इसके बाद आगे के क्रम में हम बढ़ते हैं। आगे क्या होता है ध्यान दीजिएगा। पहले इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट करें एक बार, उसके बाद मैं आगे आपके साथ कंटिन्यू होता हूं। हो गया? चलिए अब बात करते हैं हम कि जो 292 प्लस 4 सदस्य थे, मतलब कितने हो गए? 296 सदस्य। इनमें जो इनका चुनाव होना था वो कैसे होना था, सीटों का आवंटन कैसे था? तो 213 सीटें तो सामान्य के लिए थी। किसके लिए थी? सामान्य के लिए। कितनी सीटें? 213 सीटें। और उसको मुस्लिम के लिए कितनी थी? मुस्लिम के लिए थी 79 सीटें। कितनी? 79 सीटें थी किसके लिए? मुस्लिम के लिए। ठीक है, और जो 4 सीटें आप देख पा रहे हैं ये थी सिखों के लिए। किसके लिए थी? सिखों के लिए। इस तरीके से ये सीटों का आवंटन यहां पर किया गया। और देखिएगा एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है इसी से संबंधित। उस महत्वपूर्ण फैक्ट में कहा गया संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या
महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ध्यान दीजिएगा। कितनी थी? 15 थी। बहुत बार पूछा गया, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कितने सदस्य थे महिलाएं? कितनी महिलाओं को चुना गया था संविधान सभा के अंदर? वो 15 महिलाएं थी जिनको चुना गया था। और ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के अंदर एससी भाइयों को कितने सीटें दी गई थी? एससी भाइयों के लिए था 26 सीटें। ध्यान दीजिएगा, 26 सीटें थी एससी भाइयों के लिए। एसटी के लिए कितनी सीटें थी? एसटी के लिए थी टोटल 33 सीटें। कितनी सीटें थी? 33 सीटें। तो इस चीज को भी गौर करिएगा, संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी 15 और एससी के लिए थी 26, एसटी के लिए थी 33 सीटें। और एक देशी रियासत थी, उस देशी रियासत का नाम है हैदराबाद। क्या नाम था? हैदराबाद। हैदराबाद देशी रियासत ने संविधान सभा में प्रतिभाग नहीं किया। प्रतिभाग नहीं किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डबल ट्रिपल स्टार इसको कर लीजिए भैया, ट्रिपल स्टार कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा के निर्वाचन में प्रतिभाग नहीं किया? तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आंसर होगा हैदराबाद। ठीक है, ये रहा आज आपका कैबिनेट मिशन 1946, जिसके विषय में मैंने आपको बताया और इससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना थी उसको मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट किया। और अगर आपको लगता है कि यहाँ से और कोई संभावना बन सकती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे एक बार मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि आपके कमेंट का मैं इंतजार करता रहता हूँ। और अगर कहीं पे कोई टॉपिक में समस्या आती है जो मैं पढ़ा रहा हूं तो एक बार जरूर आप कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा अंतरिम सरकार का गठन होगा, इसके बाद उसके विषय में चर्चा करूंगा। आपने इसको देखा और देखिए कैबिनेट मिशन योजना सक्सेसफुल रही और इसको भारतीयों ने स्वीकार भी किया। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। आप लोग भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे क्या बेनिफिट होगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों? इससे क्या होगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे द्वारा बताए गए कंटेंट पहुंचेंगे। उन लोगों को एग्जाम में मदद मिलेगी और उन लोगों के लिए भविष्य के लिए भी बेहतर होगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, बिल्कुल तैयार रहिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए। मैंने आपको शुरू की पंक्ति में ही बताया था कि सूरज शाम के ढलने के लिए ही होता है। और आपको एक बात और मैंने बताया था, क्या? कि जब आप गिरते हैं तो तकलीफ बहुत होती है, लेकिन जब तक लगती नहीं है ठोकर तब तक उठने का आनंद नहीं मिलता। तो ध्यान रखें दोस्तों, हो सकता है कठिनाई का समय है, सब लोग सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होइएगा दोस्तों। निश्चित रूप से आपको अपना लक्ष्य मिलेगा। मैं इस आज प्लेटफॉर्म से आपको बता रहा हूं, आप ईमानदारी से मेहनत करिए, निश्चित रूप से जो आपका लक्ष्य है वो आपके कदमों पे होगा। इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद।